गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए साइंस की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपका बायोलॉजी का लेसन है, जीवन की प्रक्रियाएं यानी लाइफ प्रोसेस। इसका पार्ट 8 मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के जो है 7 पार्ट जो है वो ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपकी साइंस की अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी गई है। बस आपको चैनल पर जाना है और आप जब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी वीडियो जो है लाइन बाय लाइन मिल जाएंगी और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। तो अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको आपके इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सॉल्व कराए हैं। और इसके अलावा जो आपके एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चन यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी सॉल्व करा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ आपके इस लेसन के जितने भी इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं यानी जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो मैं आज को आपकी इस वीडियो में बताऊंगी। जो भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वही सारे क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपका ये जो लेसन है बहुत ही लेंथी लेसन है तो आपका जो ये लेसन है बहुत ही जल्दी अब ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आपका जो बायो का नेक्स्ट लेसन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आपका आज की इस वीडियो में आपको आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर है उसको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आपको इस चैनल पर आपके 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल से जुड़ जाना है। इसके अलावा जो आपकी क्लासेस का टाइम टेबल है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछते हैं कि मैम क्लासेस का टाइमिंग क्या है, तो आपकी क्लासेस का टाइम टेबल मैंने आप सबसे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया कि आपकी क्लासेस का टाइमिंग क्या है और कौन से दिन कौन सी क्लास चलती है वो भी मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स ने टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ आपके इस सेशन के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए फिर देखते हैं आज का आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है। या आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो प्रोटीन पाचक एंजाइमों के नाम लिखिए। तो आपको ये क्वेश्चन जो आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है लेकिन आपका आंसर जो है वो एक ही होगा। तो आपको क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना है। किस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहले तो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है। और आपका ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2010 में पूछा जा चुका है। और इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो प्रोटीन पाचक एंजाइमों के नाम लिखिए। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि अमाशय में जठर रस में अम्लीय माध्यम से पेप्सिन तथा अग्न्याशयिक रस में क्षारीय माध्यम से ट्रिप्सिन जो प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। तो इन दो जो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं पेप्सिन और ट्रिप्सिन इन दोनों का नाम आपको यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना है। यही जो आपके एंजाइम्स हैं ये आपके प्रोटीन पाचक में सहायक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ये दोनों एंजाइम जो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अमाशय के जठर रस में आपका पेप्सिन और अग्न्याशयिक रस में आपका ट्रिप्सिन प्रोटीन जो है वो पाचन में सहायक आपका होता है। तो इन दोनों के नाम आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेने। आपका फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ पेप्सिन और आपका दूसरा लिखा हुआ है ट्रिप्सिन। तो इन दोनों का नाम आपको अच्छे से याद कर लेना। यही दोनों जो है आपके प्रोटीन पाचन में सहायक होते हैं ये दो एंजाइम्स। तो इन दोनों एंजाइम्स के नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपसे दूसरा क्वेश्चन जो आपका ये क्वेश्चन है क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे कि किन्हीं दो प्रोटीन पाचक एंजाइमों के नाम लिखिए। तो आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा कि दो प्रोटीन पाचक एंजाइमों के नाम निम्नलिखित हैं। फर्स्ट आपका हो जाएगा पेप्सिन और आपका
दूसरा हो जाएगा ट्रिप्सिन। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है संतुलित आहार से क्या आशय है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, संतुलित आहार संतुलित आहार से क्या आशय है। और ये आपका क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा कि संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य तथा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हैं। ये तत्व उसमें मात्रा व गुणों में संतुलित रूप में पाए जाते हैं। ये आपका होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब क्या होता है, जिससे आपके शरीर की वृद्धि हो, आपके शरीर का विकास हो, कार्य करने की और स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सभी आवश्यक तत्व आपको मिले, वही आपका संतुलित आहार हो जाता है। तो आपका संतुलित आहार से क्या आशा है, संतुलित आहार से आपका यही आशा है कि जिसमें शरीर के लिए शरीर की वृद्धि हो सके, जिस आहार से विकास हो सके, कार्य करने के लिए हमें शक्ति मिल सके और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा बना रहे, वही हमारे लिए संतुलित आहार माना जाता है। तो आपका इसकी डेफिनेशन इसी तरीके से हो जाएगी। और जो आपका संतुलित आहार होता है, इसमें ये सारे जो उसमें मात्रा और जो गुण होते हैं वो संतुलित रूप से पाए जाते हैं एक संतुलित आहार में। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी तरीके से लिखना है कि आपका अगर आपसे पूछा जाए कि संतुलित आहार से क्या आशा है, तो संतुलित आहार हम उसी को कहेंगे जिससे हमारे शरीर को वृद्धि, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि हो, हमारे शरीर की ग्रोथ हो, हमारा विकास हो सके और कार्य करने के लिए हमें एनर्जी मिल सके और हमारा स्वास्थ्य जो है वो भी अच्छा बना रहे, यानी हमें कोई बीमारी वगैरह ना हो, वही हमारे लिए संतुलित आहार हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको संतुलित आहार की डेफिनेशन यहाँ पर बतानी है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि संतुलित भोजन को निर्धारित करने वाले 4 मुख्य कारकों के नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। क्या पूछा गया आपका यहाँ पे पूछा गया कि संतुलित भोजन को निर्धारित करने वाले 4 मुख्य कारकों के नाम बताइए। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा कि संतुलित भोजन को निर्धारित करने वाले 4 मुख्य कारकों के नाम निम्नलिखित हैं। इस तरह से आपको आंसर करना है। और वो कौन कौन से हैं, वो आपके हैं व्यक्ति की आयु, लिंग, व्यक्ति के शरीर का आकार, जलवायु तथा शारीरिक श्रम। ये आपके जो है संतुलित भोजन को निर्धारित करने वाले 4 मुख्य कारक हैं। ये आपको यहाँ पे लिखना है। और आपका ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2017 में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, यहाँ पे एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। तो इसको आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़कर याद कर लेना है। क्या पूछा गया आपसे, संतुलित भोजन को निर्धारित करना। तो संतुलित भोजन का निर्धारण किस तरीके से हो सकता है, किन 4 मुख्य कारकों के बेस पर हो सकता है, वो आपका हो जाएगा व्यक्ति की आयु, लिंग, व्यक्ति के शरीर का आकार, जलवायु तथा शारीरिक श्रम। ये आपके जो है वो मुख्य कारक हैं संतुलित भोजन को निर्धारित करने के लिए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि अंतर नासिका पट किसे कहते हैं, उसका कार्य क्या है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया है कि अंतर नासिका पट किसे कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा गया है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपका इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि चेहरे पर स्थित नासिका 2 बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती है। नासिका के मध्य एक नासा पट होता है, इसे अंतर नासिका पट कहते हैं। इससे नासा गुहा 2 भागों में बट जाती है। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले आपसे यहाँ पे पूछा है कि अंतर नासिका पट किसे कहते हैं। तो अंतर नासिका पट आपकी क्या होती है कि जो आपके चेहरे पर स्थित नासिका होती है 2 बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती है। नासिका के मध्य एक नासा पट होता है। तो जो नासिका के अंदर जो एक नासा पट होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे आपका कहा जाता है नासिका पट। और यही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नासिका पट किसे कहते हैं। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया कि नासिका पट का कार्य क्या होता है। तो नासिका पट क्या करती है, ये नासा जो आपकी गुहा होती है उनको 2 भागों में बांटती है, यही इसका मुख्य कार्य होता है। तो इसको भी आपको इस तरीके से याद कर लेना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि NADP का पूरा नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। आपसे पूछा गया कि NADP का पूरा नाम लिखिए। तो NADP का पूरा नाम क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है निकोटिनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये आपका इसका पूरा नाम हो जाएगा, जो कि आपका NADP लिखा हुआ है। इसका क्या हो जाएगा, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये आपका इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो इस नाम को आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है और बहुत ही थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है और इसको कई बार आपको लिख लेना है, ताकि जब आपका अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए तो वहाँ पर आपसे गलती ना हो। तो इसको, इस नाम को आपको अच्छे से याद कर लेना और लिख कर इसको प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आप जब एग्ज़ाम में आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पर आपसे गलती ना हो। अगर आप इसका नाम सही तरीके से नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसके नाम को आपको अच्छे से लिख कर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, इसको आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पे पूछा गया, इसमें भी आपसे पूरा नाम ही पूछा गया। जो आपका एटीपी और एडीपी होता है, इसका पूरा नाम आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका जो एटीपी होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? तो जो आपका एटीपी होता है इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट आपका इसका पूरा नाम होता है, किसका? एटीपी का। और इसके बाद आपसे पूछा गया एडीपी, तो एडीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो एडीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे अगर डी लिखा है तो यहाँ पर आपका डाईफॉस्फेट हो जाएगा, अगर यहाँ पर टी लिखा है तो यहाँ पर आपका ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा। बस इतना, इन दोनों नामों में इतना अंतर है, टी का और डी का। तो इसको भी आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपसे 7 पूछा गया है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती, इसीलिए साधारण विसरण बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में अपर्याप्त है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? तो क्यों अपर्याप्त है विसरण? क्यों? क्योंकि जैसे कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं आ पाते। जो बहुत से बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, तो इससे जब वो पर्यावरण के संपर्क में नहीं आ पाते हैं तो उन्हें जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो इसीलिए जो विसरण होता है वो बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाता। यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो इसको भी आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पे पूछा गया कि श्वसन को परिभाषित कीजिए। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका जो ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2012, 2013, 15 और 16 चारों साल आपका ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद इस बार भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिकों प्रायः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं में विभवीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। तो श्वसन आपकी क्या होती है? श्वसन में आप क्या करते हैं? तो श्वसन में आपका वही होता है ना कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है कि श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर क्या होता है, कार्बनिक यौगिक जो कि आपके प्रायः ग्लूकोज होता है उसका क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। फिर इसके बाद इस क्रिया में आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आपकी इस क्रिया में जब आपका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो इससे क्या होता है, इससे आपका कार्बन डाई आपका उत्पन्न होता है, कार्बन डाई और ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। और ये क्या होती है, ये ऊर्जा जो आपकी उत्पन्न होती है ये विशेष जो है आपका एटीपी अणुओं में विभवीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऊर्जा आपकी उत्पन्न होती है तो इसको जो है वो एटीपी के अणुओं में ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है। और आपका यहाँ पे एक समीकरण लिखा हो तो इस समीकरण को भी आपको इसी तरीके से लिख देना है, याद कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मनुष्यों में ऑक्सीजन का परिवहन, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑक्सीजन का देखते हैं कि मनुष्यों में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। तो हमारे रुधिर में उपस्थित वर्णक हीमोग्लोबिन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से बंध जाता है तथा उसे फेफड़ों तक ले जाता है, जहाँ से वे सभी कोशिकाओं
को पहुंचा दी जाती है। तो यानी जो हमारे रुधिर यानी जो हमारा खून होता है, हमारे खून में क्या पाया जाता है, हमारे खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। तो हमारे खून में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो वायु में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जो वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसमें ये बंध जाता है और ये क्या करता है, ये हमारे फेफड़ों तक इसको ले जाता है और फिर उसी के जरिए जो है वो सभी कोशिकाओं में जो है वो हमारा जो रुधिर है वो जो आपका ऑक्सीजन है वो सभी जगह सभी कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। तो इसी तरीके से मनुष्यों में जो है ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा गया, इसके बाद आपसे पूछा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है मनुष्यों में किस तरीके से होता है, तो ये आप इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलनशील होने के कारण रुधिर में घुल जाती है तथा श्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, आप जब श्वसन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो आपका क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो जल में घुलनशील होती है। तो जल में घुलनशील होने के कारण क्या होता है, ये रुधिर जो हमारा खून होता है उसमें घुल जाती है और घुल जाती है तो क्या होता है, जब श्वसन द्वारा क्या होता है, जब ये हमारे खून में घुल जाती है और फिर ये श्वसन द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। क्यों, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको बाहर निकालते हैं। तो इसी तरीके से जो है मनुष्य जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन के लिए करते हैं, जबकि स्थलीय जीव वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का। तो जो आपके जल में जो जीव रहते हैं तो जल में जो भी ऑक्सीजन रहती है उसका श्वसन करते हैं, लेकिन जो स्थल यानी जो जमीन पर जीव रहते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वायु से वो ऑक्सीजन लेते हैं। चूंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से कम है, इसीलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर से अधिक होती है। तो आपसे यहाँ पर यही पूछा गया था कि स्थलीय जीव की जो श्वसन क्रिया श्वसन है वो किस तरीक़ा से लाभप्रद है जलीय जीव की अपेक्षा, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका ये इसलिए लाभदायक है क्योंकि जो आपका जल में ऑक्सीजन होता है, जो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा जो है वो वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसकी तुलना में जो जल में ऑक्सीजन होती है वो कम होती है। तो इसीलिए क्या होता है, जलीय जीव की श्वसन दर, जो जलीय जीव की श्वसन दर होती है उनकी दर जो है स्थलीय जीवों की श्वसन दर से आपका ये कम हो जाता है। तो यही आपको यहाँ पे बताना था। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसीलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर से अधिक होती है। यहाँ पर आपको ये बातें बताई गई हैं कि जो आपकी जलीय जीव होते हैं उनकी श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर से अधिक होती है। तो यही आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है, यही आपको यहाँ पे बताना था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो जीव निम्नलिखित 3 पथों द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि जीव जो है वो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किस तरीके से करते हैं, उनका क्या क्या पाथ होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो जो आपके जीव होते हैं वो निम्नलिखित 3 पथों द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 3 पथों द्वारा। तो 3 पथों द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं। तो वो 3 पथ क्या क्या हैं उसको हम देख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरूवेट का विखंडन होता है। फिर इसके बाद सेकंड लिखा हुआ कि ऑक्सीजन की कमी से पायरूवेट का विखंडन होता है। फिर इसके बाद लिखा हुआ कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो ये तीनों पथ से जो है वो जीव जो है वो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको मैंने 11 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाएं। इसके आगे और भी कई सारे क्वेश्चन हैं तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आए, आपका कोई क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।